हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर रामप्रसाद आईएएस में स्वागत है। और जो भी हमारे एक दूसरे चैनल पॉलिटिकल पाथवे से जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप जरूर कमेंट करें और बताएं हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर कई क्लास देखने को मिलेंगी आपको घटना चक्र की, लेकिन इतनी डीप से आपको कोई घटना चक्र नहीं पढ़ाएगा। चलिए तो आज की क्लास में हम उद्देशिका की चर्चा करते हैं, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, तो सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका।
बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। चलिए एक बार और हम देखते हैं, इससे फिर आगे पीवाईक्यू सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को, एक सेकेंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एस मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुवारी बाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, तो सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो उद्देशिका उस पर खड़ी अट्टालिका। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए अगर हम प्रश्न कोश देखते हैं तो निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ... को
एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आकार में आत्मार्पित करते हैं। तो डेट 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। चलिए व्याख्या देखते हैं। ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में एक्स की जगह तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? तो यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय गणतंत्र की यानी 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। व्याख्या देखते हैं कि 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो वह थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ऑप्शन ए, उद्देशिका। भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो उद्देशिका यानी द प्रीएम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों, आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो ये डेट आप जरूर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख है। तो न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है और भ्रातृत्व 1 प्रकार का है। तो ऑप्शन ए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। आप ऐसा करिए,
प्रस्तावना आपको याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे दिन में एक बार आप इसको देख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे अब अच्छी तरीके से प्रस्तावना याद हो गई है, तो मैं एक बार इसको अपने मन में पढ़ लेता हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि हम भारत के लोग तीन प्रकार का न्याय, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी तीन प्रकार के न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ये पांच प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा इसके दो प्रकार की समानता और भ्रातृत्व, और उसके बाद डेट है 1949 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो एक बार पढ़ो आप। हम भारत के लोग एक भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है: सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। नोट: ध्यान रखने योग्य तथ्य के संविधान में उल्लिखित शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक राज्य गणराज्य जनवादी यानी पीपुल्स शब्द भारत की उद्देशिका की भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में यानी जनवादी यानी पीपुल्स संविधान में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, तो धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक की जगह लोकतंत्रात्मक शब्द रखे गए। पहला क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो पढ़िए आप एक मन में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ए संपूर्ण भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। व्याख्या के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो वो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। एक शब्द और, वो है अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। व्याख्या देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में 76 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1975 में वो तो पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं था। तो बंधुत्व था, समानता भी थी जो 5 प्रकार की, संप्रभुता, अखंडता नहीं था, क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से करें। तो पहला समाजवाद जोड़ा गया था, तो पहला सही है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद पंथ निरपेक्षता, ये भी जोड़ा गया था, तो तीसरा ये भी गलत हो गया। ग्राम स्वराज जी नहीं जोड़ा गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी नहीं जोड़ा गया था। तीसरा था वो अखंडता था। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, तो ये भी सही है। चलिए एक बार और देखते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो गलत है, क्योंकि एक बार इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया जा चुका है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4 सही है। व्याख्या देखते हैं कि पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी
1947। तो दो डेट याद रखिए, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को। स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देश्य का बना। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका शब्द संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये लागू नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? अधोलिखित कूटों में से सही तो चुनिए। तो पंथ निरपेक्ष नहीं था, पहले यहीं से देख लेते हैं। समाजवादी तो भी नहीं था, तो ये गलत हो गया, सॉरी ये नहीं था, तो ये हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है वो अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो ये भी नहीं था, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, और गणराज्य तो था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन के भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय सही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए, तो सभी चारों सही है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना था। सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो सभी चारों सही है।
भारत के संविधान की आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एंड स्टेटस और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है या कर रहा हूं। तो यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कर रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सही है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो अभी सही है, यानी ये दोनों की व्याख्या कर रहा है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और कार्डर कह रहा है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिष्ठापित किया गया था। यानी कथन भी सही है और कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं। हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का जो प्रयोग है भारतीय संविधान में कहा किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका सही जो है वो है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की सूची परिभाषा है वो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। व्याख्या देखें तो भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संप्रभुता है, पंथ निरपेक्षता भी है, लोकतंत्रात्मक, लेकिन संघ नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है? तो संप्रभुता भी है, पंथ निरपेक्षता है और लोकतंत्रात्मक है, लेकिन संघी नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय,
स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता है। संघीय यानी फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं। अब हम इसे दूसरी तरीके से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है और पंथ निरपेक्ष है, और लोक कल्याण नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय का उल्लेख है जो 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता की जगह आर्थिक न्याय शब्द दिया गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो प्रस्तावना में उल्लेखित क्या है? सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। जो उल्लेख नहीं है उसका वो धार्मिक न्याय है। तो 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय नहीं। इसकी जगह पे पंथ निरपेक्ष या फिर कहें धर्म निरपेक्ष शब्द दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला क्वेश्चन है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो ये सही है। उक्त शब्द 1977 के संविधान द्वारा जोड़े गए थे। नहीं। तो 1976। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं थे। तो ये नहीं है यानी गलत है। वो कह रहा है कि अब भी नहीं, तो अब तो है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 231/1977 से जोड़े गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य का है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वो उद्देश्य का है। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है।
अगर नोट देखें तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए हैं को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में एक प्रश्न आए तो उसका उत्तर विकल्प डी होगा। तो प्रश्न को आप जरूर पढ़िए और उसी के हिसाब से सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए करें। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो के एम मुंशी थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के एम मुंशी थे। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। अगला क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी.आर. अम्बेडकर, यानी ऑप्शन ए सही है। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। तो डेट पूछता है कब? तो 29 अगस्त 1947 और कितने सदस्य? 7 सदस्य। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रदेश का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरीवारी था 1960। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि देश का संविधान का हिस्सा नहीं? तो बेरीवारी 1960। बेरीवारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि देश का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय को पलटते हुए देश का प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि देश का संविधान का भाग है? तो बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि देश का संविधान का भाग है? तो ऑप्शन सी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत वादों में से बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग है तथा अंतर्निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसका जो आंसर है वो केशवानंद भारती बनाम ऑप्शन डी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना निर्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे शब्द संविधान का प्रसाद यानी निर्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा।
अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ये भारतीय संविधान का एक ट्रायंगल है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। चलिए व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अपनी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य का। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? तो 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? 3 प्रकार। तो ये भी ध्यान रखिए, कितने प्रकार? तो 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा वाली। व्याख्या देखते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार, एक सेकंड, कि न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव की समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना, तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का प्रबंध किसमें किया गया? तो उद्देश्य का और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का प्रबंध किसमें किया गया है? तो उद्देश्य का और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व DPS और P। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय का तो भारतीय संविधान की उद्देश्य का और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य को उपबंध करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान के उद्देश्य का
क्या है, बीच में थोड़ी मम्मी आ गई थी, इसकी वजह से तो रोक दी थी क्लास। क्या है कि मैं क्लास घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सॉरी। भारत के संविधान के देश का संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो भारत के संविधान की जो देश का है वो संविधान का भाग तो है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बेरुवारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देश्य का भारत के संविधान का भाग नहीं है को लटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि देश का संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो ये ऑप्शन इसमें एक भी नहीं दिया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देश्य का यानी प्रियम्बल कहा गया है। प्रश्न में उद्देश्य का संबंधी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली विश्लेषण स्रोत पर नहीं लगा है, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हैं। दृष्टि से विकल्प सी तथा डी समान रूप से चयन किए जा सकते हैं, यानी इसके सभी ऑप्शन सही है। ऐसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इस वजह से हम किसी को भी इसमें सही नहीं सिलेक्ट कर सकते। एंटी डोमेस्टिक हो गया है। निम्न में से कौन सही है? तो सामयिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। इनमें से कौन सही है? तो सामाजिक जो समानता है संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। चलिए एक मिनट रुकिए। चलिए तो आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ पे, और जो अगला टॉपिक है वो शासन प्रणाली है। इसे हम कल ही देखेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी 60-65 के करीब दिए गए। एक बार हम लास्ट में क्या पढ़ा आज हमने वो देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं। उद्देश्य का से आपका आज के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो आपको सबसे जो ध्यान रखना है उद्देश्य का में वो है कि उद्देश्य का जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। एक डेट है 13 दिसंबर 1946 वाली, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो अगली तिथि है वो 22 जनवरी 1947, यानी जो पारित की गई थी, यानी प्रस्तुत 13 दिसंबर 1940 को और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसमें अभी तक एक संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा हमने समाजवादी
पंथनिरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष है या फिर धर्मनिरपेक्ष है, तो प्रस्तावना में हमने जोड़ा वो पंथनिरपेक्ष है। इसके बाद इसमें तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कभी वो क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार के न्याय, तो तीन प्रकार के न्याय। कौन कौन से, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद उद्देश्य का हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्टेटमेंट अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का है। इसका तो एक बार और कि सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का उद्देश्य का हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उद्देश्य को हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली के मुंशी ने कहा था। तो पूछता है कि इसे जन्म कुंडली किसने कहा था, तो के मुंशी ने कहा था। इसके बाद शुरू में जब बेरोजगारी जो मामला आया था 1960 में, उसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा यानी अंग नहीं माना गया था। लेकिन उसके बाद जो केशवानंद भारती केस आया था, जिसमें आधारभूत ढांचे की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, उसमें इसे संविधान का भाग माना गया था। उसके बाद हाँ, उससे पहले जो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967 का जो केस था, अभी राजस्थान का जो प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये पूछा था कि उद्देश्य को संविधान की मूल आत्मा, आप उठा के भी देख लीजिए, उसमें भी दिया है किस केस में कहा गया था, क्या किस में माना गया, तो वो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967 था। इसके बाद जो 1994 का जो केस था, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी संविधान को का भाग माना गया तो उद्देश्य को, और पंथनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। एक और चीज कि जो उद्देश्य का है वो प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ये न्याय का मतलब ये है कि अगर सरकार इसे लागू नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकता कि सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। जैसे मूल अधिकारों का प्रावधान न्याय योग्य है, और किसी के मूल अधिकारों का कानून होता है, या फिर सरकार ऐसी विधि बनाकर मूल अधिकारों को कम करती है, तो कोई व्यक्ति इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाकर वहां पे याचिका दायर कर सकता है। इसके बाद जो देखने वाली चीज है वो है कि इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता यानी समानता 2 प्रकार की है। एक तो प्रतिष्ठा, एक तो प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की समता। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। गोलकनाथ केस में कहा था माननीय उच्चतम न्यायालय ने। BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को जो अधिकार है अनुच्छेद 32, उसको संविधान की आत्मा और हृदय माना है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो BR जो अम्बेडकर हैं, उन्होंने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। के मुंशी ने उद्देश्य को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। तो पूछता है कि संविधान की उद्देश्य को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था, वो के मुंशी ने कहा था। राजनीतिक जन्मपत्री के मुंशी ने कहा था। सुभाष कश्यप ने कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। BR अम्बेडकर ने प्रस्तावना को या संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा था। इसने अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा था। तो चलिए दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज के बाद आपसे प्रस्तावना का कोई भी क्वेश्चन
गलत नहीं होगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का हो, मंडे से लेकर यूपीएससी तक, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। बस आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसमें कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। वैसे तो मैं आराम आराम से इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी में प्राप्त किया गया जो ज्ञान है वो हानिकारक होता है, इसलिए किसी भी चीज को आप आराम से पढ़ें। एक बार अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो उसे बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर आपको यूपीएससी से संबंधित या पीएससी से संबंधित जो कंटेंट चाहिए वो रामप्रसाद आईएएस चैनल पर मिलेगा, या फिर आपको पॉलिटी आईआर से संबंधित जितने भी उससे संबंधित जो भी कंटेंट है वो आपको हमारा ही एक चैनल है जो पॉलिटिकल पाथवे के नाम से मैंने बनाया है, उस पर ये वीडियो भी मिलेगी और ये वीडियो रामप्रसाद आईएएस पे भी मिलेगी। लेकिन जो पॉलिटिकल पाथवे है उस पर पॉलिटी से संबंधित जितने भी कंटेंट है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सभी चीज देखने को मिलेगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आगे चल के जैसे जैसे समय बीतेगा मैं क्लास लेके आऊंगा, आप इससे जुड़े। तो धन्यवाद दोस्तों, चलिए हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।